क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, डेंसिटी कांस्टेंट है, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा फाइव, वेलोसिटी कंपोनेंट्स ये दिए हुए आपके पास। ठीक हो गया। तो आपको पहला प्रूफ करना है कि ये पोटेंशियल काइंड का मोशन है। वेलोसिटी इस तरह की है कि पोटेंशियल काइंड, इसका क्या मतलब हुआ? हेलो, क्या करना चाहिए बच्चों? अरे भाई, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। वही पोटेंशियल एडजस्ट करना चाहिए। पोटेंशियल एडजस्ट करने की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है? सर कर्ल एफ जीरो। कर लो आप। क्यू, क्यू फॉर वेलोसिटी। अब आप लोग जब क्यू लिखते हैं नॉर्मली, तो ऐसे लिख देते हैं यू प्लस आई जे के, यू वी और डब्ल्यू। लेकिन ये तो कार्टेशियन में होता है। अब आपके पास जो यूनिट वेक्टर होंगे उन्हें क्या लिखोगे? तो यहाँ यूनिट वेक्टर बच्चों किस डायरेक्शन में होंगे? एक तो आर डायरेक्शन में, दूसरा क्या डायरेक्शन होती थी? थीटा एंड फाइव। हम्म। तो आपको कंपोनेंट किस किस डायरेक्शन में दिए हुए हैं? आर इन थीटा में दिया है, फाइव में जीरो है। तो फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे, क्यू जो होगा एज अ वेक्टर आप लिखें तो आर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, उसका कंपोनेंट 2m। ये यूजीसी नेट में आया हुआ काफी पुराना क्वेश्चन था, तो अच्छा सवाल है, तो इसलिए बता भी रहा हूँ। दिस प्लस, आप इसको क्यू आर भी कह सकते हैं, मतलब इस पूरे को कई जगह पर क्यू आर, आर मतलब आर डायरेक्शन में वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट क्या है? एम आर की पावर -3 साइन थीटा, ये थीटा डायरेक्शन में है। और जीरो है, ये फाइव डायरेक्शन में है। ये तो ठीक है। अब निकालेंगे कर्ल क्यू। जब आप लोग कर्ल क्यू निकालेंगे तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, इस डायरेक्शन में आर, बल्कि इधर आर थीटा होना चाहिए था, और इधर आर साइन थीटा फाइव। प्लीज ध्यान दीजिएगा, आई जे के ना हो तो कैसे लिखते हैं, इसीलिए ये करा भी रहा हूं। तो आप यहाँ पर एक ऐसे जरूर लिख देना अपनी कॉपी में, ताकि याद रहे कि कैसे लिखने हैं कंपोनेंट्स। फिर उसके बाद डेल अपॉन डेल आर, डेल अपॉन डेल थीटा, डेल अपॉन डेल फाइव, क्यू आर, क्यू थीटा, क्यू फाइव। बल्कि आर इससे लिया है तो आप बाहर एक तो आर, ये सेकंड वाले से आर डेल्टा थीटा होता है, तो आर बाहर, और तीसरे वाले में आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन थीटा बाहर रख दो। ये एक्सप्रेशन है, मैं इतना नहीं सिखा रहा हूँ। अब डिटर्मिनेंट 3D में स्पेरिकल पोलर में डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं कर्ल का, या स्पेरिकल पोलर में या सिलेंड्रिकल में, एक ही जरूरत है, तो उसको ऐसे लिखें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वो आप अब सीधे कैलकुलेशन भी करेंगे तो भी जीरो आ जाना है, वैल्यू रखें। तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, मुझे ये समझाना था। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अभी इसमें आधा काम और रहेगा। दूसरा आप कैसे करेंगे वेलोसिटी पोटेंशियल के बारे में, उस पर काम कर लेते हैं।
वेलोसिटी पोटेंशियल, आपके कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी के, उनको देखिएगा। क्यू आर क्या होगा बेटा? माइनस -3 mr। जो वेलोसिटी पोटेंशियल है फाई, वो इस बार किसका फंक्शन हुआ? आर थीटा फाई का। ऐसा होगा ना? Yes, sir। हम्म। तो माइनस डेल फाई बाई डेल आर, वो क्यू आर होगा, वो आपको दिया हुआ है। दूसरा क्यू थीटा क्या होगा? माइनस डेल फाई अपॉन आर डेल थीटा, ये भी दिया हुआ है। तीसरा जीरो आ जाएगा। आप चाहे तो क्यू फाई, अभी इस तो जीरो आ जाएगा, लेकिन इन जनरल डेल फाई अपॉन आर साइन थीटा डेल फाई, भले ही वो जीरो हो, हमेशा जीरो हो जरूरी थोड़ी है। तो क्यू आर आपको दिया हुआ है। अब आप ये तीनों वैल्यूज दे रखे, क्यू आर क्यू थीटा क्यू फाई। तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो इसको मैं अगर करूं, जो फाई था वो आपके पास आर थीटा फाई का फंक्शन है, तो डी फाई क्या होगा? डेल फाई अपॉन डेल आर डी आर प्लस डेल फाई अपॉन डेल थीटा डी थीटा प्लस डेल फाई अपॉन, अरे यार फाई यहाँ भी है, ओहो। आ, तो पोटेंशियल के लिए अब यू वी डब्ल्यू की जो भी एफ यूज कर लो भाई। आपने ये एफ यूज करेंगे तो ये डेल एफ अपॉन डेल आर, डेल एफ अपॉन डेल थीटा, और तीसरा डेल एफ अपॉन डेल फाई, तीसरे में तो गजब हो जाता वरना। एफ कर लो, कैपिटल एफ पोटेंशियल है, उससे क्या हो रहा है? तो ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल आर डी आर, डेल एफ अपॉन डेल थीटा डी थीटा, डेल एफ अपॉन डेल फाई डी फाई। डेल एफ अपॉन डेल आर बच्चों आपको दिया हुआ है, कितना है? 2m आर की पावर -3 कॉस थीटा। ये भी दिया हुआ है एम आर की पावर -3 साइन थीटा। मैं यहीं पर रख देता हूं अब, ताकि थोड़ा जगह बचे और यहीं पर समझ में आ जाए आप लोगों को। तो डी फाई कितना हो जाएगा देखिएगा प्लीज। आप डेल एफ अपॉन डेल आर रखेंगे तो ये माइनस में आएगा ना, -2m आर की पावर -3 कॉस थीटा इंटू डी आर। आ गया ये, फर्स्ट आ गया। डेल एफ अपॉन डेल थीटा, प्लीज इधर से देखिएगा, डेल एफ अपॉन डेल थीटा कितना आएगा यहाँ से? -mr की पावर -3 sin थीटा। बेटा आर की पावर -2 नहीं हो जाएगा? यस सर। सर नहीं, ये तो पूरी इक्वल टू एक वैल्यू है ना। हाँ लेकिन आर ये जाएगा उधर ना, क्रॉस। आपको तो डेल यस। एफ अपॉन डेल थीटा रखना है ना आप केवल। यस सर। एम आर की पावर -2 साइन थीटा डी थीटा, तीसरा तो जीरो है, वो छोड़िए। तो मैं सीधे उठा ले रहा हूँ बोर्ड से, ये एम आर की पावर -2 कॉस थीटा है। एम तो खैर छोड़ो, कांस्टेंट है। आर की पावर -2 का डिफरेंशिएशन सोचो पहली टर्म में, तो -2 आर की पावर -3 और डी आर, और दूसरे में क्रॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डी साइन थीटा, थीटा का डी थीटा, बस सिंपल है। तो आपके पास जो वेलोसिटी पोटेंशियल है, जिसको आप फिर फाई लिख रहे हैं, बेसिकली वो एफ लिख रहा था मैं, तो एफ इक्वल टू आ जाएगा एम आर की पावर -2 कॉस थीटा।
मतलब सही बताया तो एम तो कांस्टेंट हुआ, बेसिकली cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर टाइप का है। एक क्वेश्चन में पीछे आर स्क्वायर अपॉन cos थीटा टाइप का आया था। नहीं, cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर ही आया था। अच्छा, वहां भी यही था, तो यहाँ भी वही आ रहा था। मतलब उस टाइप का ही है, क्योंकि एम तो एक कांस्टेंट हुआ, 1 2 3 माइनस 1/2, कुछ भी रियल नंबर रख लो। तो हमने ये देखा कि इस फॉर्मेट का सवाल हो तो भी ऐसे किया जा सकता है। बस आपकी फंडामेंटल चीजें स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। आज 8 बजे भी मैट्रिक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स पढ़ाने हैं, जो लोग जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। काम की चीजें हैं। तीसरी चीज है स्ट्रीमलाइंस। अब स्ट्रीमलाइन कैसे लिखें? तो डी आर अपॉन आर डी थीटा अपॉन आर साइन थीटा डी फाई अपॉन नीचे क्यू आर क्यू थीटा क्यू फाई। तो डी आर अपॉन 2m आर की पावर -3 cos थीटा आर डी थीटा m आर की पावर -3 साइन थीटा। और तीसरे में आर साइन थीटा डी फाई अपॉन 0। बच्चों, लास्ट वाले टर्म के साथ पहली टर्म लो या दूसरी लो, वहां से क्या मिल जाएगा आपको? आर फाइव साइन इक्वल्स थीटा टू डी फाई। कांस्टेंट। हाँ, जो फाई एंगल है वो कांस्टेंट होना है इस बार। आप इसको C1 भी नाम दे दें। तो स्पेरिकल पोलर में आपको ध्यान रखना है, जो एंगल फाई है वो कांस्टेंट रहेगा। दूसरा, आप पहली दूसरी टर्म लो, तो m आर की पावर -3 कैंसिल हो जाएगा। तो dr/2 cos थीटा इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी आसान है, dr/r इक्वल टू 2 कॉट थीटा। cot थीटा डी थीटा। ये तो ठीक है। लॉग ऑफ r 2 लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस लॉग ऑफ C2। r इक्वल टू C2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली r इस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फाई तो कांस्टेंट था वैसे भी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कर्व बनेगा वो स्ट्रीमलाइंस होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, और हमारी यूनिवर्सिटी इतना पूछेगी मुझे डाउट है। जानबूझ के फिर भी मैंने बताया ताकि कुछ नई चीजें सीखने का मौका मिले इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें समय कम रहता है तो थोड़ा सा आगे कुछ चीजें और बता दूं आप लोगों को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉम्प्रोमाइज ना करूं गुणवत्ता के साथ। आपको वो सारी चीजें बतानी चाहिए जो क्लास में बताई जानी चाहिए हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में आया हुआ था, मतलब जिस साल हम लोगों ने पढ़ा उसमें। तो नहीं, हमसे पहले हम लोग गए थे, उसी साल ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन लिखिए प्लीज। कंसिडर अ टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल अ टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो। इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो फ्लो फील्ड with velocity components in spherical
वेलोसिटी कंपोनेंट इन आर थीटा फाई, सीधे बस इतना ही लिख रहा हूं मैं। आर, इन्होंने इसको वेलोसिटी को वी आर ले लिया, एक ही बात है, क्यू आर लो या वी आर लो, ये वेलो वी आर ये है C1, 1 - 3/2 आर नॉट अपॉन आर प्लस 1/2 आर नॉट क्यूब अपॉन आर क्यूब क्रॉस थीटा। वी फाई जीरो है, अच्छा फाई जीरो है, वी थीटा मैंने वो लिख दिया पहले, कोई बात। वी थीटा -C1, 1 - 3/4 आर नॉट अपॉन आर। मुझे नहीं लगता आजकल लोग इतना पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं इस पे, अपॉन आर क्यूब। तो हम लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी, क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट ऐसे दे दिए गए हैं इस बार, वेयर C1 और आर नॉट आर रियल नंबर्स and r is greater than equal to r naught and which is greater than equal to 0. Is motion possible, भाई इतना ही पूछा है, तो इसका मतलब क्या करना हुआ? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई। हाँ, बस ये चेक करना है कि सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है? डेल रो बाई डेल टी प्लस 1/r² डेल बाई डेल आर रो r², और यू था, यू का मतलब यहाँ वी आर हो जाएगा आर की डायरेक्शन में, प्लस 1/r साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा ऑफ रो साइन थीटा। वी था यहाँ, वी का मतलब थीटा की डायरेक्शन में वेलोसिटी, सो प्लस ये वन। थीटा के बदले फाई था। नहीं, वो फाइव बाद में आ जाएगा ना, आर थीटा फाइव डेल अपॉन डेल फाइव, वो फाइव तीसरा ही कंपोनेंट लेंगे बेटा, नहीं तो उलझ जाएंगे। वी फाइव उसे लास्ट में लिख लो, अगर शुरू में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो उसे बाद में लिख दो। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इस बार आपके पास मोशन स्टेडी है। स्टेडी मोशन का मतलब है बच्चों फिर वो बदलेगा नहीं, तो वो टाइम के इंडिपेंडेंट हो जाएगा फिर, और वैसे भी इनकम्प्रेसिबल भी है, जबरदस्ती दो दो चीजें दे रखी, किसी का भी यूज कर लो, पहली टर्म जीरो हो जाएगी। पहली टर्म जीरो करने के लिए आप इनकम्प्रेसिबल का लॉजिक भी दे सकते हैं, तब भी डेंसिटी कांस्टेंट, तो डेल रो बाई डेल टी जीरो। आप कह सकते हैं कि स्टेडी फ्लो है, टाइम के इंडिपेंडेंट है, मतलब अब फ्लो टाइम के साथ बदलेगा नहीं, जैसा चल रहा है चलता रहेगा। आप ऐसे समझो, जब फ्लड मोशन शुरू होता है तो शुरू में पानी कम ज्यादा हो सकता है ना, जहां पर फ्लो हो रहा है, लेकिन एक दौर के बाद बहाव स्थिर हो गया, मतलब अब जितना पर सेकंड पानी आ रहा है उतना ही जा रहा है बस, तो वो हुआ स्टेडी फ्लो। अच्छा, तो आपके पास पहली टर्म जीरो और लास्ट टर्म भी जीरो, वी फाइव जीरो है, तो आपके यस। पास इक्वेशन क्या होगी? बाकी दो टर्म में रो कॉमन लेके हट जाएगा, छोड़ो उसको, तो इक्वेशन हो जाएगी 1/r² डेल बाई डेल आर ऑफ r² वी आर प्लस 1/r साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू वी थीटा इक्वल टू जीरो। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, इसको पहले टर्म को पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो r² बाहर ले आओ, कट जाएगा, डेल वी आर अपॉन डेल आर प्लस, अब r² का डिफरेंशिएशन 2/r
2r आएगा तो 2/r इंटू वी आर, प्लस साइन थीटा बाहर ले आइए तो 1/r, डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा, और अब साइन का करेंगे तो क्रॉस थीटा अपॉन आर साइन थीटा, तो डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा। आप इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो बच्चों आप बताइए मुझे, आप डेल वी आर अपॉन डेल आर निकाल सकते हैं? सिंपल। आर नॉट कांस्टेंट है। कोई हाँ भी नहीं कह दे रहा है यार। डेल वी आर अपॉन डेल आर कितना होगा भाई? C1 0 प्लस 3r0 अपॉन 2r² माइनस 3r0³ अपॉन 2r⁴ टाइम्स cos थीटा। इतना ही आना है। और ऐसे डेल वी अपॉन डेल थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो बस सिंपल ही हो गया, -C1 1 माइनस 3r0 अपॉन 4r माइनस r0³ अपॉन 4r³ साइन थीटा का केवल cos थीटा। भाई इतना ही तो आया। तो बेटा ये वैल्यूज रख दीजिए, ये सारी टर्म आपस में कैंसिल आउट होने वाली है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो जाएगी। बस हो गया। तो ये मोशन पॉसिबल है। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को सारी चीजें? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। थोड़ा कम समय है, मैं एक दो और करा दूं ताकि नेक्स्ट क्लास में केवल फिर कल नेक्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट हो। यहाँ की सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इनका, राय सिंघानिया में 56 पेज है इस बुक के हिसाब से। थोड़ा सोचने लायक है, छोटा सा है सवाल। ईच पार्टिकल ऑफ अ मास, ईच पार्टिकल ऑफ a mass of liquid moves in a plane through the axis of z. Find the equation of continuity. Find the equation of continuity in spherical polar coordinates. In spherical polar coordinates. तो आपके पास कोई प्लेन है ऐसे, और ये प्लेन जेड एक्सिस से पास हो रहा है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड एक्सिस, इससे ये प्लेन पास हो रहा है। तो आप ये देखिए, अगर कोई पॉइंट आप यहाँ पर लेते हैं पी, ओरिजिन से मिलाइएगा, तो ये आर है। तो आप बताइए आर को थोड़ा और बढ़ा या घटा सकते हैं? आर की डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है या नहीं है? है सर। तो डेल्टा आर वाली टर्म आएगी। ये थीटा होता था, तो थीटा कम ज्यादा किया जा सकता है या नहीं? तब भी आप यस प्लेन पे सर। ही रहेंगे। लेकिन बच्चों अगर आपने फाइव पढ़ा था तो ये इधर को था ऐसे। अब किसी एंगल पर आप होंगे फाइव पर, वो पॉइंट पी है, लेकिन अगर आप फाइव थोड़ा बढ़ा या घटा देंगे तो प्लेन की बैक साइड में बाहर निकल जाएंगे, या फाइव कम करे तो इधर को आ जाएंगे आप बाहर। क्या आप ये समझ पा रहे हैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से?
यस सर। तो इसमें मोशन कहाँ पर नहीं होगा? फाइव डायरेक्शन। फाइव डायरेक्शन में नहीं होगा। तो पिछले पेज में जो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखी थी अभी, वो फाइव वाली लास्ट टर्म नहीं आएगी, बाकी पूरा डेरिवेशन वैसे ही होगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी विद सम रेस्ट्रिक्शन हो गई है। आपको थोड़ा सा ये दे दिया गया कि ये शर्त है, अब निकालो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो मुझे ये सवाल थोड़ा सा पढ़ा मैंने कल, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। तो नेक्स्ट पेज में ही कर देता हूँ अगर। क्वेश्चन लिखिए प्लीज। 99 में ही आया है ये सवाल भी, इम्प्रूवमेंट में था। और पल्स इस पर, पल्स ट्रेवलिंग along a fine straight, along fine straight uniform tube filled with gas, इस बार फ्लूइड में गैस कर दिया। Project the density at time t and distance x, and distance x from the origin where velocity is u naught to become rho naught pi vt minus x. Prove that u equal to v plus u naught minus v times phi of vt upon phi of vt minus x. ये है। क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान से पढ़ते हैं। अ पल्स ट्रेवलिंग अलोंग फाइन स्ट्रेट यूनिफॉर्म ट्यूब, गैस समझ लीजिए, यूनिफॉर्म ट्यूब में फ्लो हो रही है, फिल्ड विद गैस। पल्स, अच्छा पल्स चल रही है गैस वाले उसमें, गैस की ट्यूब में। अच्छा मान लो ऐसी कोई ट्यूब है इसमें, और पल्स ट्रेवलिंग अलोंग, और फाइन, फाइन मतलब बहुत बारीक, स्ट्रेट यूनिफॉर्म ट्यूब filled with gas causes the density at time t and density x from the origin. When velocity is u naught to become this, prove that u and v is related in this way. आपको डेंसिटी कितनी दे रखी है जनरल टाइम पर? रो इक्वल टू रो नॉट फाइव वी टी माइनस एक्स। क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम नहीं किया गया है।
चलिए कोई बात नहीं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी बच्चों, वन डायरेक्शन में चलना है केवल, प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ रो इक्वल टू जीरो। यही होने है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, डेल रो बाई डेल टी प्लस रो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस यू डेल रो बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो। वैल्यूज निकाल लीजिए और इसमें रख दीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। डेल रो बाई डेल टी कितना आएगा? हेलो। रो नॉट 5v। और टी के रिस्पेक्ट में तो बी आ जाएगा बाहर, ठीक है ना, प्लस रो, आप इसे डी यू अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि वन डायमेंशनल फ्लो है बेटा, प्लस यू डेल रो बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, रो नॉट फाइव डैश वी टी माइनस एक्स माइनस वन, दिस इक्वल टू जीरो। तो फाइव डैश फाइव, फाइव डैश वी टी माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, रो नॉट दोनों से कट जाएगा, छोड़ दीजिए। तो अगर आप फाइव डैश वी टी माइनस एक्स कॉमन ले लें पहले और तीसरे से, तो v माइनस यू इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। तो चलो u एडजस्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन यू माइनस वी इक्वल टू फाइव, नहीं आएगा क्या? सर आएगा जब यहाँ पे रो की वैल्यू बची थी उसमें 5 भी है, अरे रो इक्वल्स टू। सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो रखा ही नहीं मैंने, यहाँ पर रो रख देना चाहिए था, मैंने कहाँ हटा दिया सबसे। रो की वैल्यू आएगी तो फाइव डैश फाइव, तो बहरहाल ये कैलकुलेशन का मामला है, और बुक के अकॉर्डिंग आपके पास एक इक्वेशन है डी यू अपॉन यू माइनस वी इक्वल टू फाइव डैश वी टी माइनस एक्स अपॉन फाइव वी टी माइनस एक्स डी एक्स। ये सिंपल वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगी। तो बाकी कांस्टेंट निकालना है, कांस्टेंट निकालने के लिए कुछ आपको दिया हुआ है कि जब शुरुआत में आप ओरिजिन से चलेंगे बच्चों, तो एक्स से जीरो होगा, तो जो u है वो u नॉट दिया हुआ है, इससे आप कांस्टेंट को निकालेंगे, बस हो गया, प्रूफ हो जाएगा। तो मैं ये मानते चलता हूँ कि इस चैप्टर में जितना जस्टिफाई मैं कर सकता था मैंने लगभग प्रयास किया है, अधिकतर चीजें हो जाएं। उम्मीद है लगभग सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। यस सर। तो यस सर। कल, हाँ कल सुबह फिर इसी टाइम पर ना, एक मिनट में